अभी हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में, ठीक है। वैदिक एज हम देखेंगे। तो वैदिक एज जो है, वैदिक एज होता है 1500 टू 600 बीसी को बोलते हैं वैदिक एज, ठीक है। 1500 टू 600 बीसी को हम वैदिक एज बोलते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में हम देखते हैं ये 1500 टू 1000 बीसी तक को बोलते हैं, और इस समय के लोग जो थे ये पैस्टोरल कम्युनिटी हुआ करते थे मेनली। और लेटर वैदिक की बात करें, ये 1000 टू 600 बीसी में होता है लेटर वैदिक, ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें, ये फर्स्ट टू कंपाइल है, स्टार्ट विद लाइन अग्निमेले प्रोहिताम, ठीक है। ऋग्वेद एडेड टू यूनेस्को इन 2007। ऋग्वेद को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2007 में। ऋग्वेद जो है ऐसा था जो कि सबसे पहले इसे कंपाइल किया गया था, ठीक है। और अर्ली वैदिक 1500 टू 1000 बीसी होता है, और लेटर वैदिक 1000 टू 600 बीसी होता है। बाल गंगाधर तिलक ने कंपाइल्ड किया है एक बुक जिसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास नॉर्थ पोल सेड ऑल इंडियंस वर आर्यंस। बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि ऑल इंडियंस क्या थे? आर्यंस थे, अपनी एक बुक में, किसमें, जिसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो कभी कभी कहता है कि ये जो आर्यंस के बारे में, नॉर्थ पोल के बारे में, नॉर्थ पोल से थे आर्यंस, ये कौन बताते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, बेजी तिलक, ओके। बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में मिला है, इसमें मेंशन नेम सच एज इंद्रा, वरुणा एटसेट्रा। इंद्र, वरुण, ये सब कहाँ पे मेंशन में मिलता है? बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन में। बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? टर्की में। इसमें मेंशन है नेम सच एज इंद्रा, वरुण एटसेट्रा, ठीक है। और भ्राता जिसे है, इसमें सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिंग्विस्टिक बेसिस हम पे ही भी बताया जाता है, जैसे कि कहीं भ्रात जो होता है ब्रदर को कहते हैं, सप्त यानी 7 होता है, अंदर को अंडर बोला जाता है। ये सब कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं जिससे कि पता लगाया जाता है कि कुछ, जैसे कि ये लोग थे, ये कहाँ से थे, और टर्की, मतलब इंग्लिश से संस्कृत के कुछ मैसेज में दिखाया गया है, ठीक है। तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, जिसने सत्य प्रकाश लिखा है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दिया है? तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस, ठीक है। और सेंट्रल एशिया का थ्योरी कौन दी है? मैक्स मूलर। और साउथ ईस्टर्न यूरोप वाला, साउथ ईस्टर्न जो है यूरोप, इसका दिया है गिल्स एंड एमसी डोनल, ठीक है, एमसी डोनल। और नॉर्थ पोल वाला थ्योरी कौन दिए हैं? बेजे तिलक, ठीक है। आर्कटिक होम थ्योरी भी कहते हैं इन द वेदास। आर्कटिक होम थ्योरी अबाउट आर्यंस कौन दिए हैं? तो बीजी तिलक दिए हैं। तिब्बत होम थ्योरी स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए हैं। सेंट्रल एशिया वाला मैक्स मूलर जी दिए हैं। और साउथ ईस्टर्न यूरोप वाला गिल्स एंड एमसी डोनल दिए हैं। तो ये सब है जिसमें कि कुछ थ्योरी पूछ ली जाती है कभी कभी। मेनली आपको ध्यान रखना है कि बीजी तिलक ने दिया था आर्कटिक होम थ्योरी, लाइक ये नॉर्थ पोल से आए थे आर्यंस, ये वाला कौन दिए थे? बीजी तिलक। और तिब्बत होम थ्योरी दिए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और सेंट्रल एशिया थ्योरी मैक्स मूलर जी। और ये वाला भी थोड़ी जगह ध्यान रहे तो रख लीजिए, साउथ ईस्टर्न यूरोप वाला थ्योरी कौन दिए हैं? गिल्स एंड एमसी डोनल, ठीक है। वेदास की बात करें, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट होते हैं कंपाइल्ड ड्यूरिंग जेंदा अवेस्ता, जो कि ईरान में था। जीरा पर्शियन जो थे, पर्शियन लोग इसे फॉलो करते हैं जेंदा अवेस्ता को। ये ईरान के मतलब टेक्स्ट हैं, ईरानियन टेक्स्ट हैं। जेंदा अवेस्ता इसी के समय में वेदास को भी कंपाइल किया गया था, इसलिए इसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोलते हैं। और मीनिंग होता है इसका नॉलेज। वेदा का नॉलेज, वेदास का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। देवर ओरली पास्ट, सो इसे श्रुति कहते हैं। वन जनरेशन टू अनदर, ये किस तरह से पास हो रहा था? ओरली पास हो रहा था, इसलिए इसे हम श्रुति भी कहते हैं। और अपौरुषीय कहते हैं, नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। वेदास को क्या बोला जाता है? अपौरुषीय बोला जाता है। वेदास को अपौरुषीय बोला जाने का मतलब क्या है? कि इसे मैन ने क्रिएट नहीं करा है, बल्कि ये गिफ्टेड है बाय गॉड। और ओरली पास होता था, इसलिए हम श्रुति भी कहते हैं वेदास को, ठीक है। और वेदास का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज होता है। ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ये जेंद आवेस्ता जो कि ईरान का है, तो उस समय में इसे भी कंपाइल किया गया था, ये ओल्डेस्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। और वेदास के फर्दर जो सब डिविजन्स हैं, इसे हम करते हैं संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषदास। इसमें हम इसे सब डिविजन्स करते हैं, किसका? वेदास का, ठीक है। संहिता का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हाइमन, ठीक है, जिसमें पारा और वर्सेस होते हैं, ऑल्सो नोन एज सूक्त। हाइमन को क्या बोलते हैं? सूक्त भी बोला जाता है हिंदी में। हाइमन्स को क्या बोलते हैं? सूक्त। कलेक्शन ऑफ हाइमन या कलेक्शन ऑफ सूक्त को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। एंड ऑफ वेदास किस में देखने मिलता है? सेक्रीफाइस और रिचुअल्स। एंड ऑफ वेदास बोलते हैं ब्राह्मणास को। और इसमें सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स के विषय में लिखा गया है। आरण्यक्स की बात करें, इसमें हर्मिट्स जो कि पीपल लिविंग इन जंगल, उन्होंने ये लिखा था आरण्यक्स, ठीक है। एंड उपनिषदास की बात करें तो ये नॉलेज गेन होता है, इसका मन ऑल्सो नॉन एज वेदांता। देखिए
एंड ऑफ वेदास में क्या होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, लेकिन उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांता बोलते हैं, ठीक है। वेदांत बोलते हैं किसे, उपनिषद को, ठीक है। 108 उपनिषद हैं ट्रेडिशनली, पर इसमें मेन जो है 10 उपनिषद हैं। ट्रेडिशनली कितने उपनिषद हैं, 108 है, और मेन जो है 10 उपनिषद है, 10 उपनिषद है मेन, ठीक है। और ब्राह्मण्स के बारे में कहा जाता है इसे 600 BC में लिखा गया था। ब्राह्मण्स को जो है 600 BC में लिखा गया था। तो हमने क्या देखा कि हाइमन के कलेक्शन को संहिता बोलते हैं, हाइमन को ही सुक्त भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें पारा और वर्सेस मिलते हैं हमें। ब्राह्मण्स की बात करें, ये एंड ऑफ वेदास में रहते हैं, और सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स के बारे में से लिखा गया है। और अरण्यक्स जो हर्मिट्स लिखे हैं, ऐसे मतलब जो पीपल जंगल में रहते हैं उसे हर्मिट्स कहते हैं। हर्मिट्स ने क्या लिखा है, अरण्यक्स लिखा है। उपनिषद की बात करें, इसमें इसका नॉलेज गेन होता है इसका मतलब। और इसमें ये हम वेदांता बोलते हैं। वेदांता किसे बोलते हैं, उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांता बोलते हैं। और एंड ऑफ द वेदास में क्या मिलते हैं, ब्राह्मण्स मिलते हैं हमें। तो उपनिषद को क्या बोलते हैं, वेदांता। 108 उपनिषद होता है, जिसमें कि 10 इंपॉर्टेंट है, 10 मेन है, ठीक है। 10 टाइप्स ऑफ वेदास, सॉरी 4 टाइप्स ऑफ वेदास, पता नहीं क्या हो रहा है। ऋग्वेद की बात करें, इन अर्ली वैदिक एज मतलब अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, मेड अप ऑफ 10 मंडलास, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल्स होते हैं, 10 मंडल्स होते हैं, 10 मंडलास कहते हैं ऐसे, 10 मंडल्स होते हैं किसमें, ऋग्वेद में। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइमन कहते हैं ऋग्वेदा को। इसमें टोटल 1028 हाइमन्स हैं, ठीक है। 1028 हाइमन्स हैं इसमें। और हाइमन्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। ये तो ध्यान ही होगा कि 1028 हाइमन्स हैं, और वर्सेस कितने हैं टोटल इसमें, 10,600 वर्सेस हैं, 10,600 वर्स एंड 1028 हाइमन्स, ठीक है। 1028 सूक्त और 10,600 वर्स है इसमें, ठीक है। 1028 हाइमन्स एंड वर्सेस 10,600। वर्सेस कितने हैं, 10,600 एंड हाइमन्स कितने हैं, 1028 इसमें टोटल हाइमन्स है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में टोटल हाइमन्स कितने हैं, तो 1028 एंड वर्सेस कितने हैं, 10,600 इसमें वर्सेस हैं, ठीक है। याद रखना है ऋग्वेद में। और अर्ली वैदिक एज में सिर्फ ऋग्वेद ही कंपाइल हुआ था, बाकी जितने भी वेदास हैं लाइक सामवेदा, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब अदर मतलब लेटर वैदिक में कंपाइल हुआ था। बस अर्ली वैदिक में कंपाइल होने वाला क्या है, ऋग्वेद है। और इसमें 10 मंडल्स पाए जाते हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल्स है, 1028 हाइमन्स हैं और 10,600 वर्सेस हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट मेंशन ऑफ जना फाउंड इन ऋग्वेदा। जन जो है जना का फर्स्ट मेंशन कहाँ मिलता है हमें देखने के लिए, ऋग्वेदा में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट मेंशन ऑफ जना कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें, तो ऋग्वेदा में देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट मेंशन ऑफ जना कहाँ होता है, तो ऋग्वेदा में। और हाइमन्स को जो रिसाइटेड बाय होत्री, जो ऋग्वेद में जो हाइमन्स हैं उसे जो रिसाइट करते हैं उसे हम होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के हाइमन्स को जो रिसाइट करते हैं उसे हम होत्री बोलते हैं। इसमें कुछ डेटीज लाइक इंद्रा, अग्नि, विष्णु और वरुण के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद में कुछ देवी मतलब कुछ डेटीज ऐसे हैं जो देवी देवता होता है ना, वो डेटीज को इनके इंद्रा, अग्नि, विष्णु और वरुण के बारे में बताया गया है। और गायत्री मंत्र की बात करें, ये विश्वामित्र जी ने इसे लिखा है, और ये 3rd मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें देखने के लिए मिलते हैं क्या, गायत्री मंत्र बाय विश्वामित्र। 3rd मंडल ऋग्वेद के 3रे मंडल। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, उसमें से 3रा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र देखने के लिए मिलता है, जो कि विश्वामित्र जी ने लिखा है। और 2 से 7 मंडल, 2nd to 7th मंडल जो है मिड फर्स्ट, लेटर फर्स्ट 9 एंड 10th को बाद में जोड़ा गया था। टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेके 7 जो मंडल्स हैं ये पहले मतलब सबसे पहले लिखा गया था। बाद में जो है ना इसमें फर्स्ट 9 और 10, पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। ये लेटर एड फर्स्ट 9 और 10th। सबसे ओल्ड वाला कौन सा मंडल्स है, 2 to 7, 2 से लेके 7 तक ये मंडल्स जो हैं ओल्ड है। और लेकिन न्यूज बाद में जो ऐड किया गया इसमें फर्स्ट 9 और 10th को ऐड किया गया। और 10th मंडल जो है ऋग्वेद का, इसमें पुरुष सूक्त के बारे में बात की जाती है। पुरुष सूक्त के बारे में बात करने का मतलब है कि ऐसे जो होता है ना कि माउथ से ब्राह्मण्स निकले हैं, आम से क्षत्रिय निकले हैं, थाई से वैश्य निकले हैं और फिट से शूद्र निकले हैं, तो ये पुरुष सूक्त में लिखे हैं। और ये पुरुष सूक्त कहाँ मिलता है, 10th मंडल में। याद रखना है कि 3rd मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है और 10th मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, ठीक है। और जो ऋग्वेद के जो हाइमन्स हैं उसे जो रिसाइट करते हैं उसे हम होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में कौन से डेटीज की बात की गई है, इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुण के बारे में बात किया गया है। 3rd मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र, जो कि विश्वामित्र ने लिखा है। 2nd to 7th मंडल जो हैं ये पहले मेड फर्स्ट मतलब ये ओल्ड वाले मंडल्स हैं, बाद में जिसे ऐड किया गया है फर्स्ट 9 और 10th को बाद में ऐड किया गया। 10th मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, जिसमें इसके हिसाब से माउथ से ब्राह्मण, आम से क्षत्रिय, थाई से वैश्य एंड फीट से शूद्र का ये हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति हुआ है।
और 9th मंडल में जो है लॉर्ड सोमा, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स होता है, इसके वर्णन मिलते हैं। मतलब सोमरस एक तरह का एनर्जी ड्रिंक हुआ करता था, तो ये सोमरस का वर्णन कहाँ मिलता है? 9th मंडल में। सोमरस का वर्णन कहाँ मिलता है? 9th मंडल में। तो अभी तक हमने क्या देखा? 3rd मंडल जिसमें कि गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र के द्वारा जीत दिया गया। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है, जिसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद 9th मंडल हमने देखा जिसमें कि हम देखते हैं कि सोमरस यानी कि लॉर्ड सोम के बारे में किसमें लिखा हुआ है? 9th मंडल में। और 7th मंडल जहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताया जाता है हमें। ऐसा बताया जाता है कि एक दशरागना बैटल हुआ था। द बैटल इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ 10 किंग्स जो था, इसे हम दशरागना मतलब दशराग युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। रागना कहते हैं इसको। और इसमें फाउट बिटवीन सुदास जो भारत कल्याण की तरफ से थे और कन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब जिसके के लीडर थे विश्वामित्र, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और फाउट ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी रिवर जो कि अभी रावी कहलाती है, परुष्णी यानी कि रावी रिवर के तट पे लड़ा गया था यह दशराग युद्ध, ठीक है। 10 राजा एक तरफ था और दूसरी तरफ में सुदास यानी कि भारत कल्याण था। और इसमें विक्ट्री हुआ था सुदास का, यानी भरत कल्याण जो था ये भरत कल्याण का जीत हुआ था, यानी सुदास जीते थे। ये विश्वामित्र के अंदर जो ये 10 किंग्स का जो कन्फेडरेसी था ये हार गया था। ये कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी पे। परुष्णी नदी अभी जैसे कि रावी कहते हैं, परुष्णी जिसे कि अब रावी कहते हैं, इस नदी के तट पे ये दशराग्य युद्ध हुआ था। किसमें लिखा हुआ है? 7th मंडल में। तो चलिए एक तरफ से देख लेते हैं। 3rd में मिलता है गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र जी ने दिया है, और ये 3rd मंडल में है। उसके बाद हमने देखा 7th मंडल जिसमें दशराग युद्ध की बात की गई है, जिसमें कि सुदास क्लैन जो कि भारत कल्याण की तरफ से थे, और विश्वामित्र जो कि 10 किंग के कन्फेडरेसी थे उसकी तरफ से था। इनका युद्ध हुआ था दशराग युद्ध, और ये रावी यानी कि परुष्णी नदी के तट पे हुआ था। इसमें सुदास जीते थे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा 9th मंडल जिसमें कि सोमरस का बात किया जाता है, मतलब लॉर्ड सोम के बारे में। ये लॉर्ड सोम किस चीज़ के गॉड माने जाते हैं? प्लांट के, इसी को लॉर्ड ऑफ प्लांट बोला जाता है। उसके बाद 10th देखा जिसमें पुरुष सिक्त की बात की जाती है, जिसमें कि माउथ से ब्राह्मण, आर्म से क्षत्रिय एंड थाई से वैश्य एंड फीट से शूद्र की उत्पत्ति बताई जाती है, ठीक है। दैट्स इट। एंड फिर उसके बाद हम जाते हैं सामवेद पे। तो और हमने ऋग्वेद में क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा? अगर ऋग्वेद में हमने देखा कि ये ओल्डेस्ट वेद है, जिसे कि अर्ली वैदिक एज में कंपाइल किया गया था। इसमें 10 मंडल्स होते हैं, 1028 हाइमन्स होते हैं, 10,600 हाइमन्स होते हैं, सॉरी वर्सेस होते हैं। एंड इसे जो रिसाइट करता है उसे हम होत्री कहते हैं। और इसमें जो डेटीज होती हैं वो कौन होते हैं? इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुण होते हैं। गायत्री मंत्र हमने 3rd मंडल में देखा। फिर 7th मंडल में हमने दशराग्य युद्ध देखा। 9th में हमने सोमरस देखा, और 10th में हमने पुरुष सूक्त देखा, ठीक है। और 2 to 7 जो है ओल्डेस्ट मंडल्स हैं, एंड 1, 9 एंड 10th को बाद में ऐड किया गया है। लेकिन सामवेद के बारे में आप देखते हैं, ये ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक बोला जाता है। सामवेद का मतलब क्या होता है? सामवेद में क्या होता है? ये ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ चेंटिंग मेलोडीज, ठीक है। इसमें इसके 2 उपनिषद होते हैं, 2 उपनिषद होते हैं। कौन से? छांदोग्य और केन्या उपनिषद। छांदोग और केना उपनिषद किसके उपनिषद हैं? सामवेद के। छांदोग और केना किसके उपनिषद हैं? सामवेद के। ये ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक है। ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक अगर पूछा जाए तो ये कौन सा होगा? सामवेद होगा। ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक इज सामवेद। एंड इसके 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और केना उपनिषद। छांदोग्य और केना उपनिषद किसके उपनिषद हैं? सामवेद के उपनिषद हैं, छांदोग और केना। छांदोग्य और केना, छांदोग्य और केना किसके उपनिषद हैं? सामवेद के। सामवेद को क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। छांदोग्य और केना इसके उपनिषद हैं। उसके बाद हमारा आता है मेरा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है कलेक्शन ऑफ मंत्राज होते हैं, ये डील विद रिचुअल्स। यजुर्वेद में मेनली क्या है? रिचुअल्स के बारे में बात की गई है। ये कलेक्शन ऑफ मंत्राज होते हैं, रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस के बारे में बात की गई है इसमें यजुर्वेद में। डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, शुक्ला एंड कृष्णा। शुक्ल जो है कंटेंट शतपथ ब्राह्मण, लार्जेस्ट अभी तक में जो है लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा? लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है, और ये व्हाइट को दिखाता है। और कृष्णा का मतलब ब्लैक होता है, ठीक है। कृष्णा का मतलब ब्लैक होता है। तो यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 सेक्शन होते हैं। कौन से? शुक्ल एंड कृष्णा। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसी के अंतर्गत आता है शतपथ ब्राह्मण, और ये सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मण है। लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। और ये किसका मतलब किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक। और इसके इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात करें तो ये बृहद्रणायक उपनिषद है, ये ओल्डेस्ट उपनिषद है। एंड कथा, स्टोरी ऑफ नचिकेता एंड यम की बात करें तो कठोपनिषद कहते हैं इसको। कथा को क्या बोलते हैं? हिंदी में कठोपनिषद बोला जाता है। तो ये दोनों कृष्णा उपनिषद यानी कि कृष्णा यजुर्वेद का ये उपनिषद है, मतलब ठीक है। ये सॉरी यजुर्वेद का उपनिषद है। पहली बात हमने क्या देखा कि यजुर्वेद के 2 सेक्शंस होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद एंड
कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो होते हैं इसके ब्राह्मण होते हैं शतपथ ब्राह्मण, जो कि लार्जेस्ट ब्राह्मण है अब तक का, मतलब सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद होता है, ठीक है। उसके अगर हम बात करें उपनिषद के बारे में, तो यजुर्वेद के 2 उपनिषद होते हैं। कौन से हैं वो, मतलब उपनिषद और होते हैं, पर इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात करें तो बृहद्रणायक और कठोपनिषद होता है। बृहद्रणायक उपनिषद जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है। लार्जेस्ट ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, लार्जेस्ट ओल्डेस्ट उपनिषद की बात करें तो बृहद्रणायक उपनिषद, और कठोपनिषद में जो है नचिकेता और यम का जो स्टोरी मिलता है, नचिकेता और यम का स्टोरी कहाँ मिलता है, कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का स्टोरी कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें, तो कठोपनिषद में हमें नचिकेता और यम का स्टोरी देखने के लिए मिलता है। नचिकेता और यम संवाद भी कहते हैं, कहाँ मिलता है हमें, कठोपनिषद में। और बृहद्रणायक जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है। बृहद्रणायक क्या है, ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, बृहद्रणायक, ठीक है। और जो है शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, मतलब शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और ये लार्जेस्ट ब्राह्मण है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण लार्जेस्ट ब्राह्मण है, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद को कहते हैं वेदा ऑफ म्यूजिक फॉर्मूले टू वर्ड ऑफ एबल स्पिरिट एंड डिजीज, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 20 खंड, 731 मंत्र है इसमें और 600 वर्सेज है। 731 मंत्र हैं और 6000 वर्सेज हैं इसमें, ठीक है। ये 20 खंड्स में डिवाइडेड है। अथर्ववेद के कितने खंड होते हैं, 20 खंड्स होते हैं, 731 मंत्र होता है और 6000 वर्सेज होते हैं। इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात कर लें अगर हम इसकी, तो मुंडका उपनिषद, जिसमें कि सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम हियर, सत्यमेव मुंडका उपनिषद किसके उपनिषद है, ये अथर्ववेद के उपनिषद है। और महाउपनिषद जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, टेकन फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ महाउपनिषद एंड ऑल्सो फाउंड इन ऋग्वेदा। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की धारा है ये ऋग्वेद में मिल जाता है और महाउपनिषद में मिलता है। महाउपनिषद किसका उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है। और अथर्ववेद को हम क्या बोलते हैं, मैजिक फॉर्मूले का बुक बोलते हैं। ये स्पिरिट इविल स्पिरिट्स के लिए और डिजीज के लिए काम आता है, ठीक है। और 20 खंड्स होते हैं इसके, और इनके उपनिषद है मुंडका उपनिषद एंड महाउपनिषद। मुंडका उपनिषद में है सत्यमेव जयते का जो मतलब सत्यमेव जयते जो है कहीं से कहाँ से लिया है, मुंडका उपनिषद से लिए हैं, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, मुंडका उपनिषद से, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। और महाउपनिषद जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, महाउपनिषद जो है वसुधैव कुटुंबकम देता है, होल वर्ल्ड इज फैमिली, ये यहीं से लिया है, महाउपनिषद के चैप्टर 6 से लिए है। पर ये जो वसुधैव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट है ऋग्वेद में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम स्कूल ऑफ फिलोसफीज की बात करें, जो बिलीव करते थे इन वेदास, इसे ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्कूल थे जो कि बिलीव नहीं करते थे वेदा में, उसे हम हेट्रोडॉक्स कहते हैं। वही हेट्रोडॉक्स का पार्ट होता है जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक जैसे संप्रदाय। जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोडॉक्स के, क्योंकि ये वेदास के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और वेदास में जो बिलीव करते थे उसे हम ऑर्थोडॉक्स बोलते थे। इसके कुछ स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि बिलीव करते थे इन वेदा, उसे हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। इसमें समायक जो कि कपिल का है, न्याय जो कि गौतम का है, ये साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करता है। समायक किसका है, कपिल का है, और न्याय गौतम का। समायक कपिल का और न्याय गौतम का। कुछ स्कूल ऑफ फिलोसफी समायक समायक नहीं, संख्या है, सॉरी मिस्टेक। संख्या किसका है, कपिल का। संख्या दर्शन किसका है, संख्या दर्शन यानी कि संख्या वाला फिलोसफी, संख्या किसका है, कपिल का। और न्याय गौतम का, और वैशेषिक कनाद का है, जिसमें एटम के बारे में बात, जिन्हें एटम के बारे में बात किया था कनाद जी ने, ठीक है। वैशेषिक कनाद का। और योग पतंजलि का। उत्तर मीमांसा की बात करें, यह वेदांता भी कहते हैं इसे हम। उत्तर मीमांसा जो है ये बद्रायन का है। उत्तर मीमांसा किसका है, बद्रायन का। उत्तर मीमांसा बद्रायन का है। ये फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स, इसे हम वेदांता कहते हैं, ठीक है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। इसे मीमांसा सूत्रा भी कहते हैं, या पूर्व मीमांसा कह ले या मीमांसा सूत्रा कह ले, ये किसका है, जैमिनी का है। तो ये कुछ स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसे याद रखना जरूरी है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का। सांख्य किसका है, समाख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समाख्या तो सांख्य दर्शन से होता है एक्चुअली, तो ये कपिल का है। सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का। न्याय गौतम का है, न्याय गौतम का। साइंटिफिक अप्रोच की बात की जाती है, न्याय गौतम का, सांख्य कपिल का। और वैशेषिक कनाद का, योग पतंजलि का। और उत्तर मीमांसा बद्रायन का, उत्तर मीमांसा बद्रायन का। और पूर्व मीमांसा, इसे मीमांसा सूत्र भी बोलते हैं, ये है जैमिनी का, ठीक है। जैमिनी का क्या है, पूर्व मीमांसा, इसे मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा जो वेदांत का है, उत्तर मीमांसा इसे वेदांता भी कहते हैं। वेदांता का मतलब होता है फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद, ठीक है। और ये उत्तर मीमांसा किसका है, बद्रायन का है, ठीक है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी का। उत्तर मीमांसा बद्रायन का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, योग पतंजलि का, वैशेषिक कनाद का। और न्याय गौतम का, और संख्या कपिल का, ठीक है। बस इतना हो गया। अब
वेदांगाज, टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास जो होते हैं उसे हम वेदांगाज कहते हैं। वेदांग क्या होता है? वेदांग होते हैं जो वेद को अंडरस्टैंड करने के लिए टूल्स चाहिए। टोटल 6 होते हैं, लाइक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। ठीक है, ये 6 टूल्स हैं टू अंडरस्टैंड वेदा। सो इसे हम क्या कहते हैं? वेदांग्स। कितने वेदांगा कितने होते हैं? टोटल वेदांग्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल वेदांग्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल वेदांग्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें होता है शिक्षा यानी स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, कल्प स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस यानी कि जो रिचुअल्स होते हैं उसके हम क्या करते हैं? प्रैक्टिसेस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कल्प। व्याकरण स्टडी ऑफ ग्रामर को बोलते हैं। निरुक्त स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी, जो उत्पत्ति होती है उसके हम निरुक्त बोलते हैं। स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी निरुक्त कहलाता है। ज्योति मतलब स्टडी ऑफ लाइट पढ़ना पड़ता है। और छंद क्या होता है? स्टडी ऑफ पोइटिक मैटर्स, जो छंद होता है वो। तो टोटल 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योति, व्याकरण, निरुक्त और शिक्षा, कल्प, ज्योति, निरुक्त, व्याकरण और छंद। ये टोटल 6 क्या है? वेदांगाज हैं। टोटल वेदांगाज हैं कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योति, निरुक्त, व्याकरण और छंद। ठीक है, ये जरूरी नहीं क्रोनोलॉजिकली ही रहे, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। 6 वेदांग होते हैं टोटल, शिक्षा, कल्प, ज्योति, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली वैदिक एज के बारे में। इसमें ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। इसमें हिमवंता एंड मुंजावंता होते हैं। हिमालयाज एंड हिंदुकुश के बारे में ऐसा बताया जाता है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु के ओल्डेस्ट नाम देखेंगे। जो सप्त सिंधु क्षेत्र के रिवर्स हैं इसके हम ओल्ड नेम्स देखेंगे एंड न्यू नेम्स क्या हैं। इंडस सिंधु को बोला जाता था। झेलम को वितस्ता बोलते थे। चिनाब को अस्किनी बोलते थे। रावी को परुष्णी बोलते थे। ब्यास को बिपाशा बोलते थे। सतलज को सतुदरी बोलते थे और गंडक को सदानीरा बोलते थे। ठीक है, रिवर इंडस वॉज कॉल्ड हिंडोस बाय इरानियंस एंड ग्रीक अबाउट 2500 ईयर्स अगो। 2500 ईयर्स अगो जो है ना, इंडस रिवर को ईरानियंस और ग्रीक क्या बोला करता था? हिंदोज बोला करता था। हिंदोज, इंडस को हिंदोज बोला करता था। तो हमने क्या देखा कि अभी हम देखेंगे कि ये याद करना बहुत जरूरी है, ओल्ड नेम्स ऑफ द सप्त सिंधु रिवर्स। सप्त सिंधु जो क्षेत्र के जो रिवर्स हुआ करते थे ये इनके ओल्ड नेम देखना बहुत जरूरी है। तो ये देखना, इंडस किसको बोला करते थे? सिंधु को। सिंधु जो है इंडस का ओल्ड नेम सिंधु हुआ करता था। झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। परुष्णी रावी, परुष्णी यानी रावी। हमने देखा था दसरा का युद्ध यहीं हुआ था। ठीक है, इसे भारत क्लेंज जीत लिया था सुदास के अंडर, जिसका लीडरशिप था। ये किस में लिखा था? 7th मंडल में लिखा हुआ था। 7th मंडल में था ना, हमने याद रखा था 7th मंडल में ये थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कहाँ थे हम तो यहाँ देख रहे थे कि अर्ली वैदिक एज में हम ये सब हम देख लेते और हम देख रहे थे ओल्ड नेम्स ऑफ द रिवर। इसमें हमने देखा कि इंडस सिंधु, ठीक है, झेलम बितस्ता, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, बिपाशा ब्यास, सतुदरी सतलज, सदानीरा गंडक को बोलते थे। गंडक का पुराना नाम क्या था? सदानीरा। गंडक का पुराना नाम क्या था? सदानीरा। गंडक का पुराना नाम हुआ करता था सदानीरा। ठीक है, तो सिंध इंडस को बोलते थे, वितस्ता झेलम को बोलते थे, अस्किनी चिनाब को, परुष्णी रावी को, बिपाशा ब्यास को, सतुदरी सतलज को और सदानीरा गंडक को। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट सोसाइटी की बात करें तो 4 वर्ण में था बटा हुआ, नॉट हेरिडेटरी। अर्ली वैदिक एज में ये हेरिडेटरी जो 4 वर्ण है ये हेरिडेटरी नहीं थे, ये बेस्ड ऑन प्रोफेशन हुआ करते थे अर्ली वैदिक एज में। बाद में लेटर वैदिक एज में इसके बेड़ा गर्क हो गए। तो नो चाइल्ड मैरिज इसमें था, विडो रीमैरिज हो जाता था, इसे नियोग प्रथा कहते थे। मैरिज टू हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, जो हस्बैंड के यंगर ब्रदर होते थे उससे विवाह करवा दिया जाता था, इसे विडो रीमैरिज के लिए अंदर नियोग प्रथा चलता था। ठीक है, नियोग प्रथा अलाउड था। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि अपने हस्बैंड के यंगर ब्रदर से शादी करना। ठीक है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी जो थी, हाउएवर द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज गुड। ठीक है, पेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करता था अर्ली वैदिक एज में, पर वुमेन की कंडीशंस जो है वो अच्छी थी। और ये सब क्या थे? पास्टोरल हुआ करते थे। और बात करें तो कौ वाज कंसिडर्ड एज वेल्थ डिसाइडर। ठीक है, कॉल्ड अगन्या। ठीक है, अगन्या कहा जाता है, मतलब जिसे और अगन्या का मतलब होता है जिसे ना मारे जाने योग्य। ठीक है, अगन्या बोला जाता था किसको? कौ को अगन्या बोला जाता था, अगन्या बोला जाता था कौ को, और इसे वेल्थ डिसाइडर माना जाता था। ठीक है, और गुइस्टी जो थी बैटल फॉर कॉज जो हुआ करता था, इसे हम गुइस्टी कहते थे। बैटल फॉर कॉज हुआ करता था, इसे गुइस्टी कहा जाता था। ठीक है, और अगन्या कौ को बोलते थे, मतलब जिसे ना मारा जा सके, वेल्थ डिसाइडर कौ को बोला जाता था। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी लेकिन वुमेन का कंडीशन गुड था। नियोग प्रथा चला करता था अर्ली वैदिक एज में। देवर पास्टोरल। पॉलिटी की बात करें तो ये इलेक्टिव मोनार्की हुआ करती थी यहाँ पे, जो कि हेरिडेटरी हुआ करता था।
इलेक्टिव मोनार्की हुआ करता था जो कि हेरिडेटरी हुआ करता था, सभा जो कि कम्युनिटी हुआ करता था, फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल को उसको सभा कहते थे, और समिति जो है कम्युनिटी हुआ करता था कॉमन पीपल का, और विदत हुआ करता था रिलीजियस पर्पस के लिए। विदत क्या होता था, रिलीजियस पर्पस के लिए कम्युनिटी हुआ करता था, कम्युनिटी उसे हम विदत कहते थे। समिति होता था कॉमन पीपल के लिए, और सभा हुआ करता था प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, फ्यू प्रिविलेज्ड लोगों के लिए हुआ करता था सभा, और समिति जो है कॉमन पीपल के लिए, और विदत रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान ध्यान रखना जरूरी है कि सभा क्या होता था, प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, मतलब कुछ खास लोगों को मिलता था सभा। समिति कॉमन पीपल के लिए था, समिति किसके लिए था, कॉमन पीपल के लिए। और विदत जो था फॉर रिलीजियस पर्पस बनाया जाता था, विदत, विदत किसके लिए था, रिलीजियस पर्पस के लिए। सभा फ्यू प्रिविलेज्ड के लिए, समिति कॉमन पीपल के लिए, विदत रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ जो ऑफिसर्स वक्त रैंकिंग ऑफ ऑफिसर्स की बात करें तो पुरोहित कहते हैं, पुरोहिता सेनानी जो आर्मी चीफ हुआ करता था, और ग्रामीणी विलेज का हेड, ठीक है। और द मेन सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज जना, ठीक है, जना। और जन का ही पहला हम देखते हैं कि जिक्र कहाँ मिलता है, जन के बारे में पहला मेंशन हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। और आर्यंस की जो सोशल यूनिट की जो सबसे मेन यूनिट हुआ करती थी, आर्यन का जो मेन सोशल यूनिट था वो जना हुआ करता था, ठीक है, जना। अब देखते हैं जना कहाँ पे आता था। सबसे नीचे होता था कुल, कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से विश, विश से जन, और जन से राष्ट्र बनता था। कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विश, विश से जन, और जन से राष्ट्र बनता था। और जन जो है ये आर्यंस का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट हुआ करता था, ठीक है। सोशल यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन था, आर्यन का जना हुआ करता था, ठीक है। और जना का ही मेंशन हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है फर्स्ट टाइम। तो कुल, देन ग्राम, देन विश, देन जन, देन राष्ट्र। कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से विश, विश से जन, जन से राष्ट्र बना करता था। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र बना करता था इस तरह से, ठीक है। कुल, ग्राम, जन, विश और राष्ट्र, उल्टा हो गया, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, ठीक है। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में। दे वर्शिप्ड नेचर, जैसे इंद्रा, पृथ्वी, अग्नि, सोम और वायु। इंद्रा की बात करें अगर हम तो इसे पुरंदर बोला जाता था, और डिस्ट्रॉयर ऑफ फूड्स माना जाता था। और लॉर्ड ऑफ प्लग जो होता है, लॉर्ड ऑफ प्लग किसे इंद्र को बोला जाता था, और डिस्ट्रॉयर ऑफ फूड्स बोलता था, और पुरंदर भी बोला जाता था। मतलब हाँ, कि पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला, ठीक है। इंद्र वो इंद्र जी को माना जाता है, ठीक है। और पृथ्वी थी, अग्नि को मतलब माना जाता था इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड किससे बोला जाता था, अग्नि को। सोम और वायु इन सब जैसे नेचुरल चीज़ों की वर्शिप किया करते थे अर्ली वैदिक लोग। रुद्र जो था गॉड ऑफ एनिमल को बोला जाता था, गॉड ऑफ एनिमल को रुद्र बोला जाता था। और दिति जो थी मदर ऑफ गॉड्स हुआ करती थी, दिति क्या हुआ करती थी, मदर ऑफ गॉड्स हुआ करती थी। तो सावित्री जो थी ये गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू हिम, हर, ठीक है। सावित्री जी को क्या बोलता था, गायत्री मंत्र दिया गया था। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है हमें, थर्ड मंडल में मिलता है, जो कि विश्वामित्र जी ने लिखा है, ठीक है। ऋग्वेद के थर्ड मंडल में है गायत्री मंत्र, जो कि सावित्री जी को डेडिकेटेड है। और अदिति को मदर ऑफ गॉड्स हुआ करती थी, और रुद्र जो था गॉड ऑफ एनिमल हुआ करता था, ठीक है। और नो एनिमल वर वर्शिप, कोई प्रॉपर एनिमल को वर्शिप नहीं किया जाता था। पॉटरी की बात करें तो ऑकरे कलर्ड पॉटरी इसमें देखने के लिए मिलता है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, OCP मिलता है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी देखने के लिए मिलता है किसमें, वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में हमें ऑकरे कलर्ड पॉटरी देखने के लिए मिलता है। देन हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की। लेटर वैदिक एज हमने देख रखा है कि 1000 BC टू 6000 BC तक चलता है। अदर 3 वेदाज इसी में कंपाइल होते थे, जैसे कि हमने देख लिया तो ऋग्वेद पहले कंपाइल हो गया था, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तीनों वेद लेटर वैदिक एज में कंपाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा यमुना द्वाब तक आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पंजाब से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक गंगा यमुना द्वाब तक पहुंच चुके थे। गंगा यमुना द्वाब की बात करें तो अपर पोर्शन को कुरु कहा जाता था, और मिडिल पोर्शन को पांचाल कहा जाता था। और ये दोनों मिलकर हस्तिनापुर जो है इसका कैपिटल हुआ करता था। कुरु और पांचाल का कैपिटल क्या हुआ करता था, हस्तिनापुर। गंगा यमुना द्वाब में जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे कुरु कहते थे, और मिडिल पार्ट को पांचाल बोला जाता था, ठीक है। और इससे दोनों के कैपिटल कहाँ हुआ करते थे, हस्तिनापुर। और कुरु ट्राइब के में 2 क्लैन हुआ करते थे, पांडव और कौरव। इसी में जो कुरु ट्राइब था उसके 2 क्लैन हुआ करते थे, पांडव और कौरव। ये पांडव और कौरव के बीच जो युद्ध हुआ था उसे महाभारत हमें हम कहते हैं, 950 BC में ये हुआ था। कंपाइल्ड ऑन 4th century AD, ठीक है, 4th century AD में कंपाइल हुआ था महाभारत, और 950 BC में ये महाभारत का युद्ध माना जाता हुआ था, ठीक है। कुरु ट्राइब जो थी इसके 2 क्लैन थे, पांडव और कौरव, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। टुवर्ड द लेटर वैदिक पीरियड दे शिफ्टेड फ्रॉम द्वाब एरिया टू ईस्टर्न यूपी, जैसे कि यहाँ पे ईस्टर्न यूपी का एक ट्राइब है कोसला ट्राइब, ठीक है। और बिहार से एक ट्राइब बिलोंग करता था जिसे कि विदेहा ट्राइब कहते हैं, ठीक है, विदेहा ट्राइब बोलते हैं।
तो इन लेटर वैदिक पीरियड क्या देखते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं दोआब एरिया टू ईस्टर्न यूपी, जहाँ पे कोस्टल ट्राइब देखने को मिलता है। एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाया ड्यू टू आयरन वेपन्स प्लस हॉर्सेस की वजह से, ठीक है। कृष्णा अयस और श्याम अयस कहा जाता है, ठीक है। आयरन को क्या बोला जाता था, कृष्णा अयस एंड श्याम अयस बोले जाते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये चीफ मीन हुआ करते थे ऑफ लाइवलीहुड। किंग ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर इन फील्ड, और इसमें जो विरही हुआ करता था, राइस को विरही बोला करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में राइस को क्या बोला करते थे, विरही बोला करते थे। राइस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे, विरही, विरही। और वुडन प्लगशियर मिलता है रूरल एरियाज में देखने के लिए, वुडन प्लगशियर था लेटर वैदिक में, वुडन प्लगशियर में देखने को मिलता है रूरल इलाका में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सभा हुआ करती थी, एज वी नो कि सभा जो थे ये आम लोगों के लिए हुआ करती थी, और समिति जो है कुछ प्रिविलेज लोगों के लिए हुआ करता था। सही है कि नहीं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सभा फॉर प्रिविलेज्ड, समिति जो है कॉमन पीपल के लिए। हाँ सही है कि समिति जो है, समिति फॉर कॉमन पीपल एंड सभा जो है फॉर प्रिविलेज, ठीक है। समिति होता था कॉमन पीपल के लिए, सभा फॉर प्रिविलेज्ड। लेकिन लेटर वैदिक एज में, पहले अर्ली वैदिक में तो सभा में वेमेन अलाउड थी, लेकिन बाद में अब वेमेन नो लॉन्गर अलाउड, ठीक है। और डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, सभा कौन डोमिनेट करने लगे, ब्राह्मण्स, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और बलि जो है ना, ये वॉलंटरी ऑफरिंग्स टू किंग्स हुआ करता था, ठीक है। बलि जो हुआ करता था ये वॉलंटरी ऑफरिंग हुआ था किंग को। बलि क्या होता था कि वॉलंटरी ऑफरिंग्स जो कि किंग को दिया जाता था उसे हम बलि कहा करते थे। बलि क्या होता था, वॉलंटरी ऑफरिंग टू किंग्स, ठीक है। और सोसाइटी की बात करें तो वर्ण सिस्टम इसमें आ चुका था, और जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। शूद्र सर्वेंट में माने जाते थे, ठीक है। और ब्राह्मण से इसे डोमिनेट किया करते थे शूद्र को, ठीक है। और वैश्य जो है ट्रेड किया करते थे। कंडीशन ऑफ वुमेन डिटेरियोरेटेड और गोत्रा क्लैन सिस्टम इमर्ज्ड। पहले इस लेटर वैदिक एज में क्या होता है कि वेमेन का कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाता है और गोत्र सिस्टम इसमें प्रेवलेंट होने लगते हैं। और हम देखते हैं आश्रम ऑफ लाइफ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आश्रम्स होते हैं लाइफ के। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं जिंदगी के। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, और फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ठीक है। ये 4 आश्रम होते हैं लाइफ में, ठीक है। ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ठीक है। अनुलोम में विवाह, इसमें बात करता है बॉय जो था हायर कास्ट का हुआ करता था, और गर्ल अगर लोअर कास्ट की हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और प्रतिलोम विवाह में गर्ल हायर क्लास की हुआ करती थी और बॉयज लोअर क्लास में होते थे, ये अलाउड नहीं था। लेकिन जो अनुलोम विवाह था ये अलाउड था, मतलब बॉय अगर हायर कास्ट का हो तो वो चलेगा, लेकिन गर्ल लोअर कास्ट की हो चलेगा। लेकिन अगर गर्ल हायर कास्ट की हो गई, जो प्रतिलोम विवाह है वो अलाउड नहीं होने लगा लेटर वैदिक में। और लव मैरिज को जो है गंधर्व विवाह कहा जाता था। लव मैरिज के लिए गंधर्व विवाह जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। ये गंधर्व विवाह का मतलब होता था लव मैरिज, ठीक है। और गॉड्स की बात करें तो अदर गॉड स्टार्टेड इमर्जिंग लेटर वैदिक एज में। कुछ अदर गॉड्स, मतलब जो उसमें नेचुरल हुआ करता था, नेचर की पूजा होकर हुआ करती थी, तो वो चेंज होकर क्या हुआ, कुछ अलग गॉड्स जो है इसमें इमर्ज करने लग गए। और हमने देखा था अर्ली वैदिक में ओसीपी मिलता है, ओग्रे कलर्ड पोट्री। और इसमें लेटर वैदिक एज की बात किया जाए तो इसमें ग्रे कलर्ड पोट्री मिलने लग गया, और पेंटेड ग्रेवेयर, ग्रे कलर्ड पोट्री और पेंटेड ग्रेवेयर कब देखने मिलने लगता है हमें, लेटर वैदिक एज में। कैसे देखने को मिलता है, ग्रे कलर्ड पोट्री और पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। अब 1 लाइन एमसीक्यूज को कुछ देख लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस संस्कृत हुआ करती थी। धर्मसूत्रा कंटेन नॉर्म्स फॉर रूलर्स के जो थे, रूलर्स के लिए क्या करते थे, धर्मसूत्र उसके लिए नॉर्म्स जो थे वो कंटेन करते थे। एज पर ऋग वेदा और अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 1000 BC द रिवर गॉडेस वॉज, सिंधु को क्या बोला जाता था, रिवर गॉडेस बोला जाता था, ठीक है। हाइमन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग इन ऋग वेदा बिटवीन विश्वामित्र एंड 2 rivers that were worshipped as goddess were व्यास एंड सतलज। जो ऋग्वेद में जो 2 रिवर, एक हाइमन है जिसमें कि विश्वामित्र बात करते हैं 2 रिवर से, वो 2 रिवर व्यास एंड सतलज है। विश्वामित्र व्यास और सतलज रिवर से बात करते हैं, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन मिलता है कि विश्वामित्र किससे बात करते हैं, 2 रिवर्स व्यास एंड सतलज से जो बात करते हैं, ठीक है। इसके बीच में कन्वर्सेशन होता है, कुछ डायलॉग होते हैं, वो दिखाया जाता है कि विश्वामित्र और व्यास और सतलज रिवर के बीच बात होता है। तो व्यास जी कौन से 2 रिवर से बात कर रहे थे, तो व्यास और सतलज से, ठीक है। 30 ऋग वेदा मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम 1800 to 1500 BC इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में, ठीक है। यूनेस्को के 30 ऋग वेदा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को 1800 से 1500 BC के बीच वाला को यूनेस्को में 2007 में शामिल कर लिया गया है।
ठीक है। अ पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय 4 गोल्स इन लाइफ। वो कौन कौन से गोल्स हैं जिंदगी में, जिसे पुरुषार्थ ऑफ लाइफ कहते हैं, पुरुषार्थ ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, एक पर्सन का जो वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय 4 गोल्स, जिसे हम पुरुषार्थ ऑफ लाइफ कहते हैं, ये कौन सा है? अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम। अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम। ठीक है, अर्थ, मोक्ष, धर्म एंड काम, ये क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं लाइफ के। पुरुषार्थ ऑफ लाइफ मतलब जिससे इससे क्या डिसाइड होता है कि आपका वेद के साथ एंड सोसाइटी के साथ कैसा संबंध है। ठीक है, अप्रोच जो आपका वेद के लिए, वेदास के लिए वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी को डिटरमाइन करता है पुरुषार्थ ऑफ लाइफ। और ये कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वाज अदर नेम ऑफ किसका? वाल्मीकि जी का अदर नेम क्या था? रत्नाकर। रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का अदर नाम क्या था? रत्नाकर नाम था। वाल्मीकि जी का अदर नाम क्या था? रत्नाकर। रामायण के हिसाब से वाल्मीकि जी का आदर नाम क्या हुआ करता था? तो रत्नाकर नाम हुआ करता था। एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मीन्ट लॉर्ड ऑफ कैटल। गोपति का मतलब होता था लॉर्ड ऑफ कैटल। गोपति का मतलब क्या होता था? लॉर्ड ऑफ कैटल्स। ठीक है, टर्म दैट डिनोट्स रिचुअल्स, उसे हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। कल्प क्या होता है? रिचुअल्स दिखाता है। वैसे हमने जब पढ़ रहे थे, हम जब वेदांग के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब कल पढ़े थे हमने क्या देखा था कि स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, जो रिचुअल्स होते हैं उसके प्रैक्टिसेस की स्टडी क्या बोलते हैं? कल्प। तो इसीलिए कहा जाता है कि कल्प जो है ये डिनोट किसको करता है? रिचुअल को। दैट डिनोट्स कल्प, रिचुअल्स। द टर्म दैट डिनोट्स रिचुअल्स, वो कौन सा है? कल्प। कल्प क्या करता है? किसको डिनोट करता है? रिचुअल्स को डिनोट करता है कल्प का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, प्रैक्टिसेस की स्टडी या रिचुअल्स की स्टडी से हम कल्प बोलते हैं। ठीक है, सेज व्यास कंपाइल्ड पुराण्स एंड द महाभारत। महाभारत और पुराण्स को कौन कंपाइल करते हैं? व्यास जी करते हैं। व्यास जी क्या करते हैं? पुराण और महाभारत को कंपाइल कौन करते हैं? व्यास जी करते हैं। ठीक है, महाभारत और पुराण्स को कंपाइल कौन करते हैं? व्यास जी। ठीक है, बुक रिटेन बाय आर्यभट्ट। कौन सा किताब लिखे हैं आर्यभट्ट जी? आर्यभट्टम कौन लिखे हैं? आर्यभट्ट जी लिखे हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये इतना है आज के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।